हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेईई एंड इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था हॉल इफेक्ट क्या होता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर देखा, वेलोसिटी सेलेक्टर पढ़ा था, साइक्लोट्रॉन पढ़े थे और कुछ जेईई मेन और जेईई एडवांस के पीवाई के डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ये निकालना सीखेंगे हम लोग। फिर देखेंगे यहाँ पर जो रूल दिए गए, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल देखेंगे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कर्व करंट कैरिंग कंडक्टर अगर होता है तो उस केस में क्या लिखते हैं, और साथ में देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है किसी कंडक्टर की, उसके बारे में बात की जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि अगर कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस पर फोर्स कब लगता है, कैसे लगता है। तो उसके लिए स्टेटमेंट पढ़ो एक, When a current carrying conductor, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टेड अपॉन द मूविंग चार्जेस। बेसिकली वो मूविंग चार्जेस कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Within the conductor, this force is transmitted to the material of the conductor। ये जो फोर्स लग रहा होता है ना उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो फोर्स ट्रांसमिट कर जाता है किसको, मटेरियल को। And the conductor as a whole experiences a force distributed along its length। अपने लेंथ के along क्या करता है, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। That force is IBL sin थीटा, जिसको हम लोग अभी डेराइव करने वाले हैं। तो यहां पर एक्सप्रेशन यही है कि अगर कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करती है तो जो फोर्स लगता है वो इनके चार्जेस पर लगता है। जो चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे होते हैं उनके ऊपर फोर्स लगता है। और ये जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो क्या करता है, इस पूरे मटेरियल को ट्रांसफर कर दिया जाता है और ऐसा फील करते हैं कि इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर कुछ एग्जांपल लेकर के समझते हैं कुछ फिगर से। सपोज यहां पर कोई ऐसा कंडक्टर बना हुआ है, दो अलग अलग केस ले लेते हैं। सपोज हमारे पास कुछ ऐसा कंडक्टर बना हुआ है, ये ऐसा है, ये कोई कंडक्टर बना हुआ है, ठीक है। एक दूसरा कंडक्टर इधर बना हुआ है और एक तीसरा कंडक्टर इधर बना हुआ है। तीन अलग अलग कंडक्टर्स बने हुए हैं, इनमें करंट फ्लो कर रही है, इसमें भी करंट है, अपवर्ड करंट है मान लेते हैं। सपोज ये इसमें I करंट फ्लो कर रही है, यहां पर I इज इक्वल टू 0 है। यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट को मार्क करते हैं, नॉट इक्वल टू 0 है। यहां पर करंट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्क करते हैं, I नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, फील्ड देखो कैसे लगा है। सपोज फील्ड इस डायरेक्शन में लगा है, अंदर के साइड फील्ड लगा हुआ है, अंदर के साइड फील्ड लगा हुआ है। यहां पर भी सेम, अंदर के साइड फील्ड है। ये तीनों फिगर अलग अलग फिगर हैं, एक में नहीं समझना है, अलग अलग फिगर हैं ये। इस वाले में भी सेम यही, फील्ड अंदर की तरफ है, क्रॉस से दिखाया गया है, तो क्रॉस से दिखाया गया तो फील्ड ऑफ कोर्स अंदर की तरफ होगा। ये ऐसा है कुछ, ठीक। अब देखो और इसको ऑब्जर्व करो कि अगर इसमें करंट फ्लो कर, करंट की वैल्यू 0 है तो करंट की वैल्यू 0 होगी। इस केस में क्या होगा, यहां पर जो चार्जेस मूव कर रहे होंगे, सपोज इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो 0 लिखी जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा इनमें, मतलब चार्जेस अगर चलेंगे नहीं तो चार्जेस चलेंगे नहीं तो उनकी वजह से VD 0 बनेगा। और VD 0 बनने का मतलब है कि जो फार्मूला हमारे पास था वो क्या था, क्यों, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसमें अगर V की वैल्यू ही 0 हो जाती तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा। दूसरा केस है करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही लेकिन 0 नहीं है, तो करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहां आ रहे होंगे, नीचे की तरफ आ रहे होंगे। ये नीचे की तरफ आ रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएंगे और इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसका क्या लॉजिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं विद वेलोसिटी VD से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब एक बात देखो, यहां से चार्जेस का मूवमेंट किधर की तरफ हो रहा है, तो चार्जेस जा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो V डाउनवर्ड ले लो। ठीक है, V अगर डाउनवर्ड ले लिया जाए, और दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हम कर्ल करते हैं अपने उंगलियों को तो कहां जाएंगी, वो अंदर की तरफ, तो इन पर फोर्स लगना चाहिए राइट साइड में ना। तो अगर पॉजिटिव होते तो राइट साइड में लगेंगे, तो इनको उल्टा कर दो तो इन पर जो फोर्सेस लगेंगे वो लेफ्ट साइड में लगेंगे।
ये फोर्स कहाँ लगेंगे, लेफ्ट साइड में लगेंगे, और अगर फोर्स लेफ्ट साइड में लगेंगे तो ये फोर्स ट्रांसफर हो जाएगा उस कंडक्टर के मटेरियल को, और ये क्या होगा, टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा बेंड हो जाएगा, ये ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा बेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इधर ये कुछ ऐसा हो जाएगा इसके साथ, इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन अगर बना रहे हैं तो कुछ चीज़ें दिखाई दें इसके लिए ऐसा कर दिया गया है कि ऐसा हो जाएगा, थोड़ा बेंड हो जाएगा इस डायरेक्शन में। यहाँ पर वापस आओ, इस केस को ऑब्जर्व करो। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर करंट ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऊपर की साइड जाएंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की साइड जाएंगे तो इन पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये देखो। तो इन पर जो फोर्स लगेगा कहाँ होगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा तो V क्रॉस B इधर आएगा, तो इन पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, मतलब ये इधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और इधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो क्या होगा, ये वायर अब की बार टिल्ट हो जाएगा, बेंड हो जाएगा इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसा बेंड हो जाएगा। ये इतना ज्यादा तो बेंड नहीं होगा, लेकिन फिर भी बोर्ड पर देखने के लिए तो बना ही सकते हैं ना। तो अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है तो उसके अंदर जो चार्जेस मूव कर रहे होते हैं उन पर फोर्स लगता है, और वो फोर्स उस मटेरियल को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओवरऑल हम कहते हैं उस मटेरियल के ऊपर फोर्स लग रहा होगा। तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स कैसे काम करता है, वो यहां से उसका बेस तैयार होता है। अब हम यहां पर फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं, तो उसके लिए देखो एक कंडक्टर को ले लिया गया है। इस कंडक्टर में पॉजिटिव आयन का मूवमेंट हम देखेंगे, क्योंकि उसमें करंट की डायरेक्शन को इधर उधर नहीं करना पड़ता कि करंट जा रही है लेफ्ट टू राइट, तो हम इलेक्ट्रॉन को मानेंगे राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, इसमें जिधर जा रहे हैं उधर ही जाएंगे। तो करंट डेंसिटी डिफाइन की गई है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट भी ऊपर की तरफ जा रही होगी, VD दिया गया है, FM दिया गया है, ऑफ कोर्स इधर लगेगा VD क्रॉस B लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका L लेंथ का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, अगर L लेंथ का क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो यहां पर फोर्स ऑन ईच पॉजिटिव चार्ज, हर एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो बताना है हमें। और अगर ये पॉजिटिव का एक्सप्रेशन बनाया गया तो हम तो डेराइव करेंगे जो एक्चुअली चल रहे होंगे। कौन चलते हैं, एक्चुअली तो चलते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए डेराइव करो। तो अगर लिखें फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, वो स्मॉल fm मान लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू, तो माइनस क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे ना, क्यों, तो माइनस क्यों, या फिर माइनस ई लिखना चाहो ई लिख लो, तो माइनस क्यों या फिर हम ई लिख लेते हैं इसे। यहां पर लिखा जाएगा VD क्रॉस B लिखा जाएगा, होगा ऐसा, ऑफ कोर्स होगा। अब VD क्रॉस B लिखेंगे तो देखो क्यों VB हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो FM वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, यहां पर माइनस ई, VD की वैल्यू याद हो कुछ होती है, याद आया होगा तो VD इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, या पूरा एक्सप्रेशन लिख दो, I इज इक्वल टू लिखा जाता है NEA VD लिखते हैं हम इसे। ठीक है, तो यहां से VD का जो एक्सप्रेशन मिल जाएगा दैट विल बी VD इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई में NEA बनेगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था हम लोगों ने, ये बनेगा। इसको यहां पर मार्क कर देते हैं अभी के लिए, बाद में रख लेंगे। तो ये फोर्स लग जाएगा कितने के, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इतना फोर्स लगेगा। ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स बेसिकली। तो एक इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये उसकी वैल्यू हो गई। और अगर L लेंथ में हम यहां पर डिफाइन कर देते हैं फ्री मास डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता था, ऑफ कोर्स स्मॉल n होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल n हो गया। तो यहां पर देखो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालना सीखा था, वो क्या होते हैं, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू में लेंथ हो जाएगी तो L हो जाएगा, और पर यूनिट वॉल्यूम में कितने n, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसके ऊपर टोटल जो फोर्स लगेगा इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही तो लगेगा। तो यहां पर लिख देते हैं FM जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा उसे क्या लिख सकते हैं, माइनस n, या ऐसे लिख देते हैं, ये E है ही, इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं ALN से, और यहां पर लिखा जाएगा VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर,
लिख सकते हैं ऐसा। अब एक काम करो, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। एफ एम वेक्टर जो बनेगा, नेट फोर्स है ये, तो इसे लिख देते हैं एन ई ए, यहां पर लिख देते हैं एल, ठीक से देखते जाना, और यहां पर क्या लिख देते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा। देखो थोड़ा रीअरेंज करने का मतलब क्या है, यहां पर लिखा गया है वी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा गया है ना। तो अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, यहां पर ये एल है ऐसा लिखा गया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी डी को तो हम स्केलर निकाल लो बाहर, इसे लिख देते हैं एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। देखो बिल्कुल सही है दोनों। यहां पर माइनस साइन है ना, ये एल लिखा गया है, तो माइनस साइन है, इसको इस तरह से कैसे लिख सकते हैं। देखो वीडी जिस डायरेक्शन में चल रहा है, तो वीडी तो चल रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन जिधर चल रहे होंगे उधर ही वीडी होगा, लेकिन करंट जो फ्लो करती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करती है, और जो एल लिया जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लिया जाता है, तो दोनों की देखो पोलर जो डायरेक्शन है वो अलग अलग निकल के आएगी। तो एल वेक्टर की डायरेक्शन वीडी की डायरेक्शन के अपोजिट है, और अगर ऐसा होगा तो माइनस साइन यहां पर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है, यहां से समझा। अब इसको यहां से लिखो, एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये यहां पर हो गया ई तो है लिखा रहने दो, ये ए हो गया, स्मॉल एन हो गया, यहां से एल उधर भेज दिया गया, यहां पर वीडी हो गया है, तो यहां पर लिखा गया है एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सही है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये बन जाएगा यहां पर एन ई ए वी डी, वापस आओ देखो एन ई ए वी डी क्या होता है, ये तो आई के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उसके ऊपर जो फोर्स काम करता है वो आई बी एल साइन थीटा काम करता है, या ऐसे लिखना चाहो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये जो लिखा गया है ना, ये ऐसा कि आई एल क्रॉस बी लिखा जाता है, एल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लिया जाता है, ठीक है, ऐसा हो गया। ये एक्सप्रेशन तो लिख दिया। फार्मूला कैसे निकल के आता है वो तो समझ में आ गया कि फार्मूला हम डिराइव कैसे करते हैं। जो भी उसके अंदर आयंस चल रहे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होंगे, कुछ भी चल रहा है, जो भी चार्ज कैरियर है उसके अंदर, उन पर फोर्स निकालो, जो नेट फोर्स निकल के आएगा वही उस मटेरियल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और उसके ऊपर फोर्स लिखा जाएगा आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा जाता है। इसको यहां से रिलेट करके देखो, इधर वाले ऑप्शन से रिलेट ये करना है कि अगर थीटा एंगल बन रहा होता है, यहां पर वापस आओ देखो, यहां पर अगर हम ये क्रॉस ना लगा करके लिखे तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है, एल उसी साइड में जिधर करंट फ्लो कर रही है, तो करंट जिधर फ्लो कर रही है उधर ही की साइड में आएगा, और बी कहां, अंदर की तरफ, तो दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है, या फिर और लगा के लिखना चाहो तो लिख लो, डीएल ऊपर की तरफ है, बी कहां, अंदर की तरफ है, तो डीएल क्रॉस बी के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90। तो यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू आई, यहां पर लिख सकते हैं आई बी एल, सिर्फ इतना लिखा जा सकता है, साइन 90 बन जाएगा। यहां लिखना होगा, लिख देना वेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तब के लिए ऐसा होगा, और अगर 90 डिग्री नहीं होता तो उस केस में क्या होगा, देखो उसी फिगर को यहां पर जनरलाइज किया गया है कि एक कंडक्टर जिसमें करंट उधर की तरफ फ्लो कर रही है, तो ऑफ कोर्स इनकी जो वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो इधर की तरफ होगी, और इनके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, बी इस डायरेक्शन में है, तो यहां से लिख सकते हैं क्या, अगर यहां लिखा जाए एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू, अभी लिखा गया करंट इनटू में लिखा जाता है डीएल वेक्टर, छोटा सा वेक्टर डीएल वेक्टर, क्रॉस में क्या लिखा जाता है, बी वेक्टर लिखा जाता है। ये किसकी वैल्यू होती है, डीएम वेक्टर की वैल्यू होती है। तो एक एक्सप्रेशन जैसा याद रखो इसे इस तरह से। अगर क्रॉस नहीं लिखा गया होगा तो थीटा लिख देंगे, तो क्या लिख सकते हैं डी एम, या फिर ऐसे लिख दो इसे, अभी के लिए ऐसा लिख देते हैं डी एम वेक्टर, डी एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे आई वेक्टर, और इसे लिखेंगे यहां पर डीएल, डीएल लिखा जाएगा, देखते जाओ डीएल, और यहां पर लिख देते हैं इसे डीएल इंटू में बी, इंटू में क्या लिखा जाएगा, दोनों के बीच का एंगल, तो साइन थीटा लिखा जाएगा। यहां पर 90 नहीं है, ये थीटा लिखा गया है। तो अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये भी लिख सकते हैं ना, इससे कई सारे टर्म हो सकते हैं, ये आई लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं डीएल साइन थीटा, इंटू में क्या लिखा जा सकता है, बी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा डीएफएम, डीएफएम ये हमारे पास निकल के आएगा स्केलर फॉर्म। यहां पर जो ये लिखी गई है स्केलर फॉर्म है।
तो स्केलर फॉर्म में जब हमें लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये डीएल साइन थीटा क्या होता है, इस डीएल साइन थीटा को ही हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ कहा जाता है इसे, ये इफेक्टिव लेंथ होती है। ठीक है, अब इसको जनरलाइज करते हैं अलग अलग केस में। तो यहां से देखो एफ वेक्टर, एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, आई लिख सकते हैं, यहां पर लिखा जा सकता है डीएल वेक्टर, और यहां पर क्रॉस लगा के क्या लिखा जा सकता है बाहर, बी वेक्टर। ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। जब डीएल 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 जुड़ते चले जाएंगे पूरे, तो वो हमें रिजल्टेंट वैल्यू दे देंगे फोर्स की। तो अगर थीटा एंगल होता है तो थीटा एंगल के केस में ऐसा निकाल सकते हैं, अगर थीटा एंगल नहीं होता तो डायरेक्ट हम IBL लिखा करेंगे। ठीक है, 90 डिग्री के केस में sin 91 होता है। अब इनकी डायरेक्शन निकालने के कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है, पहले फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था वही है, वहां था FBV, यहां FBI, जैसे CBI होता अपने वहां वैसे FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, USA में होता है ना। तो FBI फोर्स की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये करंट की डायरेक्शन में होता है। तो वही यहां पर लिखा गया है कि अगर यहां पर अगर ये फील्ड प्रेजेंट है, ऐसा कुछ, ये फील्ड है, ये फील्ड है, और इसके अंदर कोई कंडक्टर प्लेस किया जाए, अगर कोई कंडक्टर इसके अंदर प्लेस किया जाता है कुछ ऐसे, और करंट फ्लो कर रही है इसमें इस तरह से, आई करंट फ्लो कर रही है, तो आई करंट फ्लो कर रही है, बताना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए देखो करना क्या है, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लो डीएल, यहां पर जो छोटा सा एलिमेंट लिया जाता है दैट इज डीएल वेक्टर, ये डीएल वेक्टर लिया जाता है। और यहां पर एक टर्म को लिखना चाहो अलग से तो लिख लो, यहां पर जो आई और डीएल लिखा जाता है, आई और डीएल जो लिखा जाता है, इसको हम नाम दे देते हैं करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट कहा जाता है इसे, करंट एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना करंट एलिमेंट आई इंटू डीएल लिखा जाता है। तो इसके ऊपर अगर हम फोर्स निकालना चाहते हैं तो फोर्स का फार्मूला निकल के आया है एफ एम वेक्टर, मैग्नेटिक फोर्स का जो वेक्टर होता है आई, यहां पर क्या लिखा जाता है डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कैसा भी कॉन्फ़िगरेशन हो निकाल लेंगे इसी से, यही तो निकल के आता है ऐसा। तो अगर ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो डीएल कहां है, अपवर्ड साइड में, बी कहां है, अंदर की साइड में, फोर्स कहां लगेगा, लेफ्ट साइड में। इसका मतलब इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये वो लेफ्ट साइड में लगेगा। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता फील्ड आउटसाइड होता, फील्ड अगर आउटसाइड होता, फील्ड अगर आउटसाइड होता और यहां पर कोई कंडक्टर प्लेस किया जाता और इसमें करंट फ्लो कराई जाती सेम डायरेक्शन में जो पहले थी ये आई, तो यहां पर डीएल लिया जाता, तो डीएल क्या आता, अपवर्ड डायरेक्शन में आता, ये हो जाता डीएल वेक्टर। तो अगर डीएल अपवर्ड डायरेक्शन में आता तो करना होता डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी कहां जाता, राइट साइड में, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा राइट साइड में। तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताने का तरीका होता है कि हम अपना डीएल क्रॉस बी से भी डायरेक्शन बता सकते हैं। एक दूसरा तरीका होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि अपने लेफ्ट हैंड की जो फिंगर मिडिल फिंगर होती है, फोर फिंगर मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो, बिल्कुल सेम वही रिपीट करना है, ये बी में होना चाहिए, ये आई में होना चाहिए, देन थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, देख लो लगा के यहां क्या होगा, ये बी में होना चाहिए, ये वाला फोर फिंगर बी में है, ये कहां होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन, करंट ऊपर की डायरेक्शन में, थंब कहां आ रहा, लेफ्ट साइड में, फोर्स लगा लेफ्ट साइड में। यहां पर देखो ये कहां होना चाहिए, आप लोगों की साइड बी की तरफ होना चाहिए, ये किसकी तरफ होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में ना, तो करंट की डायरेक्शन में ऐसे पलट दो, ये हो गया आप लोगों की तरफ, ये हो गया करंट की डायरेक्शन, थंब जा रहा राइट साइड में, फोर्स लगेगा राइट साइड में। तो डीएल क्रॉस बी से निकालना चाहो डीएल क्रॉस बी से निकाल सकते हो, अदरवाइज इस रूल से भी निकाल सकते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगला है, ये सबसे इजी रूल होता है कि अगर कभी भी हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना होता है, मैग्नेटिक फोर्स किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, तो उसको क्या करो, अपने हाथ में एज्यूम कर लो ऐसा कुछ और उसमें करंट फ्लो कर रही है उसे देखो। तो अगर हमारी फिंगर्स डिनोट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, देन जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी पाम की वो डिनोट करेगी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। यहां पर लगा क्या हो, देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्या करना है,
उंगलियां होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। थंब कहां होना चाहिए? थंब होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अपवर्ड है। तो अगर हमारे इस पाम के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन एज्यूम की जाए तो देखो मार्कर की डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी? तो मार्कर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसी तरह से यहां पर जो फील्ड बन रहा है वो बाहर की तरफ है, फील्ड बाहर की तरफ मतलब आप लोगों की तरफ है। अंगूठा कहां होना चाहिए? थंब, थंब होना चाहिए अपवर्ड साइड में। तो अगर इस पर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन ड्रॉ करें, देखो यही तो आएगी, इस साइड में फोर्स लगेगा, देखो इस साइड में फोर्स लग रहा है। तो चाहे ये रूल यूज कर सकते हैं, चाहे तो ये रूल यूज कर सकते हैं, कोई नहीं यूज करना है तो अपना सिंपल कौन सा रूल यूज करेंगे? यहां पर डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, ये रूल यूज करके हम निकाल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगी। अब इसके बाद अगला है कॉन्सेप्ट फोर्स ऑन कर्व्ड कंडक्टर। अगर कोई इर्रेगुलर शेप का, रैंडम शेप का कंडक्टर दिया गया होता है, इन दैट केस हमें अगर निकालनी होती वैल्यू इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। यहां पर सपोज ये हमारे पास पॉइंट P है और ये हमारे पास क्या दिया गया है? पॉइंट Q दिया गया है, ये दिया गया है पॉइंट Q। तो अगर P और Q को मिलाया जाए, P और Q जो बीच की लेंथ है, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी इस मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर, उसकी वैल्यू बतानी हो तो कैसे बता सकते हैं? हमारे पास जो फार्मूला, उस फार्मूले को थोड़ा रीअरेंज करो। कैसे? यहां पर आया है DFM वेक्टर इज इक्वल टू I करंट फ्लो कर रही, सपोज इसके अंदर ये करंट I फ्लो कर रही है इसके अंदर, और एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जाए, ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया जाता है इस डायरेक्शन में, बहुत छोटा होगा लेकिन दिखाने के लिए ऐसा होगा। ये क्या है? डीएल वेक्टर है। डीएल वेक्टर किधर लिया जाता है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये डीएल वेक्टर हो गया, इसे डीएल वेक्टर लिख देते हैं। अब ये डीएफएम हो गया, आई लिखेंगे, यहां पर क्या लिखा जाएगा? डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, लिख सकते हैं ना ऐसा? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब एक काम करो, इसको हम तो इंटीग्रेट कर देते दोनों साइड, तो डीएफएम यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहां पर क्या लिख सकते हैं? इधर बनेगा आई बनेगा, और यहां इंटीग्रेशन लगा देंगे तो यहां बन जाएगा डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसा बनेगा। अब ये इंटीग्रेशन को इस तरह से रीअरेंज कर लो, इधर हो जाएगा डीएफएम वेक्टर इज इक्वल टू आई, तो लिखा रहने दो, इसे लिख देते हैं ऐसा कुछ, ऐसा इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर, ठीक है, और यहां पर क्रॉस करवा देते हैं बी के साथ, क्योंकि बी को पहले लिख लोगे तो डायरेक्शन ही बदल जाएगी, इसलिए बी बाद में रहेगा। और यहां पर प्रॉपर लिमिट लगेगी कहां से? पी से लगा करके क्यू तक, तो यहां पर पी से लगा करके क्यू तक ये लेंथ लगेगी। और अगर हम इसे दोनों तरफ सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास एफ एम का एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा आई, यहां पर क्या लिख देंगे? पी से क्यू को मिलाने वाला एक वेक्टर, और इनटू में क्या लिखा जाएगा? बी वेक्टर लिखा जाएगा। ये एक्सप्रेशन है, भूलना नहीं है, इसे याद रखना है। जब भी कभी हमें कोई रैंडम शेप का दिया गया होगा कंडक्टर, उस केस में अगर हमें निकालना हो फोर्स की वैल्यू, तो जो फार्मूला हमने पढ़ा वो डायरेक्ट काम नहीं करेंगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, या तो हमें उस केस में सॉल्व करनी पड़ेगी वैल्यू जो डीएल है यहाँ पीक्यू के बराबर है। अब इसका एक और लॉजिक बन सकता है, इसे और तरीके से समझ सकते हैं। लॉ ऑफ पॉलीगन जानते हैं क्या होता है? देखो, अगर मान लेते हैं कि एक साइड में इधर हम चलें, फिर इधर चलें, फिर इधर चलें, फिर इधर चलें, किधर भी चलें कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर चलते जाएं, इधर चलते जाएं, इधर चलते जाएं, ऐसा यहां पर पहुंच गए, यहां पर पहले थे P, अब यहां पर पहुंच गए क्यों? तो बताओ यहां से यहां चले हैं ना टोटल, इन सब का वेक्टर सम किया जाएगा तो इस वाले वेक्टर के बराबर निकल के आएगा कि नहीं आएगा? यही तो होता है लॉ ऑफ पॉलीगन। तो लॉ ऑफ पॉलीगन भी लगाएं तो भी इसे समझ सकते। देखो कैसे, ये क्या करेगा? डीएल 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 सबको जोड़ता चला जाएगा ना, तो ये छोटा सा डीएल, ये छोटा सा डीएल इसे जोड़ देगा। उसके बाद में फिर आगे देखो, यहां पर छोटा सा डीएल आएगा, ये एक छोटा सा डीएल आएगा, इसे फिर जोड़ देगा। फिर अगला छोटा सा डीएल आएगा, ये छोटा सा डीएल आएगा, इसे जोड़ देगा। फिर अगला छोटा डीएल आएगा, इसे जोड़ देगा। फिर अगला छोटा डीएल यहां पर लिखा ही गया है, अगला छोटा डीएल इधर मिलेगा, फिर अगला छोटा डीएल इधर मिलेगा, फिर अगला छोटा डीएल इधर मिलेगा। जितने डीएल 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 वेक्टर हैं सब डीएल वेक्टर है ना, इन सभी डीएल वेक्टर को आईडीएल आईडीएल इन सबको जोड़ता चला जाएगा। ये डीएल वेक्टर इन सबको जोड़ लेगा, और इन सबको जोड़ेगा तो मिलेगा क्या? तो इन सबको जोड़ेगा तो देखो क्या मिलेगा, यहां से यहां तक जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ तो एक वेक्टर मिलेगा जो बराबर होगा कहां से? इस वाले डायरेक्शन में। अगर हम डायरेक्ट इसे ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला जो वेक्टर मिलेगा ना हमें, कौन सा वेक्टर है?
पी क्यू वेक्टर जो होगा वही बराबर हो जाएगा किसके, तो पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जाएगा डीएल वेक्टर के समेसन के। और समेसन में हम यहाँ इंटीग्रेशन का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस है ये। डिस्क्रीट होता तो समेसन या सिग्मा यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन होता है, आई थिंक याद रहेगा। इसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट देख लो, इधर अभी क्लियरिटी आ जाएगी कैसे। सपोज यहां पर एक फील्ड बना है जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में है, इनवर्ड डायरेक्शन में है, ये फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है ऐसा, ठीक है। और हमारे पास एक कंडक्टर दिया गया है जो कि कुछ ऐसा है, सेमी सर्कल है, यहां पर P है, यहां पर Q दिया गया है, ठीक है। और इसकी रेडियस जो दे रखी है यहां से यहां तक की, सपोज वो कितनी है, तो ये दे रखी है R, ये कितनी दे रखी है, R दे रखी है, ठीक है। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है। इसको चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, कर पाएंगे। अगर इसे करना चाहे तो कर ले, नहीं तो कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं इफेक्टिव लेंथ का। कैसे देखो, अगर यहां से डीएल डीएल लिखा जाए, ये डीएल लिया जाए, फिर आगे एक छोटा सा डीएल लिया जाए, फिर आगे ये डीएल लिया जाए, फिर इधर डीएल लिया जाए, ठीक है, फिर अगला डीएल इधर लिया जाए, फिर अगला डीएल इधर लिया जाए, तो यहां पर जो डीएल वेक्टर लिखा जाएगा इसका इंटीग्रेशन वो किसके बराबर होगा, एक अकेला वेक्टर जो कि पी और क्यू को मिला रहा होगा। तो इसे लिख सकते हैं पी क्यू वेक्टर के बराबर। और पी क्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, पी क्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, वो यहां से यहां डायमीटर के बराबर होगा, वो 2r के बराबर होगा। तो अगर इसके अंदर करंट I फ्लो कर रही तो इसके ऊपर जो फोर्स लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू IBL। तो I ठीक है, B ठीक है, L क्या मिलेगा, 2r मिल जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा यहां पर साइन 90 के बराबर होगा, एक बार चेक करना चाहो तो चेक कर लो। DL जो होगा वो हमेशा B के परपेंडिकुलर आएगा, तो वहां पर साइन 90 लिखा जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा IB इंटू में बनेगा 2r, ये रिजल्ट हो जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखो कैसे करोगे। सपोज हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता, ये मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। एक एग्जाम्पल ऐसा दिया होता कुछ इस तरह का कि ये ऐसा होता, यहां से यहां कोई पल्स दी गई होती और फील्ड अंदर की तरफ होता, फील्ड अंदर की तरफ होता, फील्ड अंदर की तरफ होता, कोई एक कंप्लीट साइकिल दिया गया होता साइनोसॉइडल वेव का, और हमें बताना होता कि ये बताओ इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो क्या करते हैं हम लोग, P से Q को मिला देते। तो P से Q को मिलाएंगे तो ये वाला हमारे वेक्टर मिलेगा, इसी वेक्टर की वैल्यू तो हमें चाहिए होगी। तो ये किसके बराबर होगा, देखो ये वेवलेंथ के बराबर लिखा गया है ना, वेवलेंथ ही तो है। तो अगर ये वेवलेंथ के बराबर लिखा गया तो यहां पर लिखना चाहो तो लिख दो। इस पर जो फोर्स लगेगा वो लिखा जाएगा I, B यहां पर L लिखा जाएगा, दैट विल बी लैम्डा। सही है। एक क्वेश्चन और देखो करके सीख जाओ ताकि इफेक्टिव लेंथ के। एक क्वेश्चन ऐसा है, सपोज यहां पर ये ऐसा शेप कुछ ऐसा शेप दिया गया है, यहां पर फील्ड अंदर की साइड है, फील्ड अंदर की साइड है, इस पर कितना फोर्स लगेगा, सबकी लेंथ L दे रखी है, इधर भी L, इधर भी L, इधर भी L, और सेम करंट फ्लो कर रही, दैट इज I, इसमें I करंट फ्लो कर रही है। बताओ कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा कितना, यहां पर जो F वेक्टर लिखा जाएगा F इज इक्वल टू I, यहां पर क्या लिखेंगे B, और L क्या लिखा जाएगा, L लिखा जाएगा ये पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर। तो अगर ये रेगुलर बना होगा तो L L L है, तो यहां से यहां तक भी कितना बनेगा, ये L बनेगा, तो IBL लिखा जाएगा, यहां साइन 90 बनेगा। तो इसके ऊपर फोर्स देखो कितना निकल के आएगा, IBL आ जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। तो कभी भी हमें इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन इधर और, इसे सॉल्व कर दो बस। एग्जाम्पल है अगला, एग्जाम्पल कुछ ऐसा दिया गया है, सपोज हमारे पास ये फील्ड अंदर की साइड है, ये फील्ड अंदर की साइड दिया गया है, और एक हमें आर्क दिया गया है, आर्क, वो आर्क कुछ इस तरह का है, यहां कहीं पर इसका सेंटर होगा, तो ये हम डॉटेड करके मिला देते हैं ताकि चीज़ें थोड़ा इजी हो जाए। और ये ऐसा बना है, ये आर्क दिया गया है, इसमें करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो कर रही है,
ये आर है, ये भी आर दिया गया है, ये सेंटर इसका ओ दिया गया है। कह रहे फाइंड करो जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो फिर से अपना वही, यहां पर पॉइंट मान लेते हैं ये पी है और ये पॉइंट कितना दिया गया है, क्यों, तो यहां से ये मिलाने वाला जो वेक्टर है यही तो चाहिए, तो ये वेक्टर तो निकाल सकते हैं कितना होगा, ये लेंथ ही चाहिए तो पी क्यू का मॉड चाहिए हमें। तो पी क्यू का मॉड कितना आ रहा होगा, देखो यहां से यहां आर, यहां से यहां आर, तो ये बन जाएगा r√2, तो ये बन गया r√2 बनेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो इस पर जो फोर्स लगेगा F = वो लिखा जाएगा IBL, L कितना बनेगा r√2 लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ पढ़ते हैं कि कैसा भी रैंडम शेप दिया गया उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसमें इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके लगा लेंगे सवाल, जैसा भी बनाया जाएगा क्वेश्चन उसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये लैम्डा के टर्म में था, वहां पर देखो क्या बन रहा था, वहां पर सेमी सर्कल बन रहा था, यहां पर ये अगर कंप्लीट हो जाता, एक और कॉन्सेप्ट देख लो। फिर अगर बात करते हैं कोई ऐसा हमारे पास रेगुलर शेप दिया गया होता, स्क्वायर है ये कोई, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है आई, इधर आई फ्लो कर रही है, इधर भी आई है, इधर आई है, सेम करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, कहीं इसमें बैटरी लगी होगी, फील्ड इनसाइड है, फील्ड इनसाइड बनेगा। तो ये बताना है कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। इस स्क्वायर की जो लेंथ दे रखी दैट इज एल, ये कितना दिया गया है, लेंथ एल दे रखी है, ये एल 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 सब एल दिया गया है। तो क्या लिख सकते हैं बताओ, यहां से लिखेंगे, अगर मान लेते हैं इस वाले पर फोर्स चाहिए तो डीएल क्रॉस बी इधर फोर्स आएगा, सही है, और इस वाले में फोर्स चाहिए, इस वाले में जो फोर्स चाहिए डीएल क्रॉस बी अपवर्ड फोर्स आएगा, इस पर जो फोर्स नीचे की साइड जाएगा तो डीएल क्रॉस बी इधर फोर्स आएगा, और इस वाले पर निकालोगे डीएल क्रॉस बी करते चले जाओ, डीएल क्रॉस बी डाउनवर्ड फोर्स आएगा। बताओ कितना फोर्स हुआ, F net = 0 बन गया, खत्म क्वेश्चन। और अगर ऐसे नहीं समझना तो यहां से देखो, अगर जिस पॉइंट से हमने चलना शुरू किया उसी पॉइंट पर आ गए हैं तो जो समेशन लिखा जाएगा वो क्या होगा, वो तो 0 हो जाएगा ना। PQ जो लिखा जाएगा वेक्टर वो तो 0 बन जाएगा, PQ वेक्टर 0 बनेगा, उस केस में भी फोर्स की वैल्यू 0 आएगी। अब इसके आगे कुछ यहां से देखो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन में कहा है एक कॉपर वायर है, कोई कॉपर वायर दे रखा है, लेंथ 1 मीटर है, लाइंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, फ्रिक्शन नहीं है, बहुत अच्छा है। रॉड अटैच टू द फिक्स्ड वायर बाय अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग दैट इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस वैल्यू 50 न्यूटन पर कूलम, 0.20 टेस्ला दिया गया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द टेबल। इसे पढ़ो आप लोग। उसके बाद यहां से देखो कह रहे हैं कि व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन कितनी होनी चाहिए, किधर की तरफ होनी चाहिए जिससे ये स्ट्रेच कर जाए। तो यहां से देखो स्ट्रेचिंग कब होगी, ये कब खिंचेगा, जब फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। और फोर्स डाउनवर्ड कब लगेगा, जब डीएल क्रॉस बी डाउनवर्ड आए। तो डीएल अगर हम उधर रखते हैं, उधर, और कर्ल करते हैं उंगलियों को, तो आप लोगों की तरफ आएंगे, थंब कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। और अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं लगाना है तो ऐसा कर लो, ये इस तरह से, क्या ये होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सही है। ये होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट की डायरेक्शन में हो तभी ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमें फोर्स देगा, तो ऐसे कर लो। ये हो गया आप लोगों की तरफ, फील्ड बाहर आ रहा है, और यहां पर ये जो थंब होगा डायरेक्शन ऑफ करंट में अगर इधर होता तभी फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो इससे डिसाइड हो गया कि फोर्स किधर लगेगा। तो लिख दो इसमें करंट जो होगी इस डायरेक्शन में फ्लो करनी चाहिए, ठीक है। एक तो आंसर मिल गया। दूसरे केस में आंसर है, कह रहे हैं 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। तो यहां सबसे पहले F निकालो, F = क्या लिखा जाता है, IBL लिखा जाता है। और यहां से IBL की वैल्यू निकालेंगे तो उस केस में जब स्ट्रेच हो जाएगा तो उस किसके बराबर कर सकते हैं, तो वो बराबर कर सकते हैं K × X। तो मान लेते हैं इसके अंदर x/2 आया, उसके अंदर भी x/2 निकल के आएगा, तो यहां पर हो जाएगा K × X, टोटल यही तो बनेगा, सही है। I की वैल्यू 10 दे रखी है, B की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो B दिया गया है 0.2, तो 0.2, और L कितना दिया गया है 1 मीटर = 50 इंटू में x बन जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय में 50, ये मीटर में आएगा, मीटर में आएगा तो सेंटीमीटर में बदल लो ना, इसे बदल लेते हैं सेंटीमीटर में, ये हो जाएगा डबल, तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आई, लेकिन एक जो स्प्रिंग है वो x/2, तो दूसरी वाली x/2 बनेगी, तो उस केस में यहां पर kx/2 फोर्स लगेगा, और इधर क्या लगेगा, kx/2 लगेगा। तो ओवरऑल फोर्स कितना लगेगा, kx फोर्स लग रहा होगा। तो हर एक स्प्रिंग जो होगी वो कितना खिंच जाएगी, वो 2 सेंटीमीटर खिंच जाएगी, उस समय पर फोर्स 2 न्यूटन आ रहा होगा,
ठीक है। तो यहां पर ये वैल्यू देखो, ये 2 न्यूटन फोर्स बन रहा है, तो यही फोर्स की वैल्यू दे रखी कि यहां पर जो एफएम लग रहा होगा जब 2 एम्पियर की बात कर रहे हैं एफएम, वो किसके बराबर है, 2 न्यूटन के बराबर दिया गया है। इसके आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं द ड्राइंग शोज थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर एंड मास ऑफ 0.2 kg. This rod lies in the plane of paper and is attached to the floor by a hinge at point P. The uniform magnetic field of 0.5 Tesla is directed perpendicularly into the plane of paper. ठीक है। There is a current I is equal to 4 ampere in the rod which does not rotate clockwise or counterclockwise. Find the angle. कह रहे हैं कि ये रोटेट ही नहीं कर रही है, तो रोटेट नहीं कर रही तो इससे बैलेंस करवा दो। बैलेंस करवाएंगे तो क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट ले लो टॉर्क, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे तो कौन कौन होंगे बताओ। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे तो यहां पर इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट लगाओ। सबसे पहले ये देखो, यहां कहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो यहां से यहां तक की लेंथ l/2 होगी, आधी यूनिफॉर्म है तो l/2 होगी, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी लिखी जाएगी, l/2 साइन थीटा बनेगा अगर एंगल थीटा होगा। सही है। दूसरे केस में देखो, इसका जितना फोर्स इधर लग रहा होगा मतलब इतना टॉर्क इधर की तरफ लगेगा, ये सेंस कैसा देगा, ये सेंस देगा क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज इतना अगर लग जाए तो हम इससे बराबर कर सकते हैं। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में यहां से देखो करंट की वैल्यू दे रखी है और करंट फ्लो किधर की तरफ कर रही है, देयर इज अ करंट, करंट की डायरेक्शन हम डिसाइड कर लेंगे, डीएल क्रॉस बी इधर लगना चाहिए फोर्स, तो डीएल और क्रॉस बी फोर्स इधर लगना चाहिए, करंट इधर से इधर की तरफ जानी चाहिए। ये देखो करंट की डायरेक्शन मिल गई, तो इसकी वजह से अगर देखेंगे तो क्या होगा, यहां पर फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा और अगर फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा तो यहां पर एफएम होगा। ठीक है, एफएम होगा, तो mg का कंपोनेंट ले लो या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं, तो mg यहां लगा, यहां से डिस्टेंस ले लिया, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी l/2 बन जाएगी, ये l/2 डायरेक्ट बन जाएगा, एफएम बनेगा, तो बराबर करवा दो। क्या होगा, mg l/2 बन जाएगा या mg साइन थीटा इनटू में बन जाएगा l/2 साइन थीटा, मतलब वो डिस्टेंस हो गई। ये हो जाएगा हमारे पास क्लॉकवाइज, ये काउंटर क्लॉकवाइज देगा तो कितना देगा, fm क्या लिख सकते हैं, ibl लिख सकते हैं ना, तो ibl लेंथ तो टोटल लिखी जाएगी ना इसकी, तो लेंथ टोटल लिखो इसकी, तो ibl यहां पर बन जाएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज l/2। तो सॉल्व कर दो इसे, क्या निकल के आ जाएगा, ये यहां से थीटा हमें चाहिए तो निकालो साइन थीटा होगा, ये कॉस थीटा बनेगा, सॉरी ये जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या होगा, कॉस थीटा होगा, क्योंकि अगर ये सामने साइन होगा तो नीचे कॉस बनेगा, तो इसे भी कॉस थीटा कर लो, ये बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा। ठीक, यहां से देखो एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से mg मिलेगा तो यहां से cos थीटा निकाल लो, ये बनेगा ibl डिवाइडेड बाय, यहां लिख सकते हैं mg, I की वैल्यू कितनी 4 एम्पियर, b कितना दिया गया है 0.5, l कितना दिया गया है, तो l दे रखा है 0.5 मीटर, तो b दिया गया है, b की वैल्यू 0.5, l भी 0.5, तो 0.5 लिख दो, डिवाइडेड बाय में m कितना दिया गया है 0.2 और g कितना दिया गया, तो g कुछ नहीं दिया गया, 10 रख लो, सॉल्व कर दो इसे, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहां से ये बनेगा, पॉइंट हटाओ इसका 2 बन गया, 2 4 बनेगा और यहां से ये वैल्यू बन जाएगी 10 बनेगा ये, और 10 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 5/10 बन जाएगा, ये 1/2 बनेगा, देखो सही है ना। और अगर इसे सॉल्व कर देंगे तो यहां से cos थीटा में 1/2 बनेगा, थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 60 डिग्री बन जाएगी। तो बस इसमें टॉर्क को बैलेंस करना था। आई थिंक टॉर्क को बैलेंस करना तो आता होगा कि जब भी कभी हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर नेट टॉर्क 0 लिखा जाता है, ठीक है। ट्रांसलेशनल में हम नेट फोर्स 0 लिखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बेस्ड है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, दिया गया है ए मेटल वायर PQ ऑफ मास, ये लेंथ L दे रखी है, ठीक है, 10 ग्राम लाइज एट रेस्ट ऑन 2 हॉरिजॉन्टल मेटल रेल्स सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर, एक दूसरे से ये 5 सेंटीमीटर पर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड of this exist in the space, the resistance of the circuit is slowly decreased.
धीरे धीरे कम हो रहा है। एंड फाउंड व्हेन द रेजिस्टेंस गोज बिलो 20 ओम, जब 20 ओम से कम हो जाता है, द पीक्यू वायर स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द रेल, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब एक बात ये बताओ, यहां पर अगर हम बात करते हैं स्लाइड करना शुरू करेगा तो किधर करेगा, पहले ये देखो, करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो करेगी, ये आई की डायरेक्शन है, तो यहां पर डीएल क्रॉस बी, तो डीएल क्रॉस बी इधर की तरफ लग रहा है, ये इधर की तरफ लग रहा है ना, तो डीएल क्रॉस बी इधर की तरफ लगेगा, तो ये तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तो ये तो होगा एफएम की डायरेक्शन, तो इस पर जो यहां पर फोर्स लगेगा कांटेक्ट, वो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा। तो कह रहे हैं कि जब ये 20 ओम हो जाता तो उस केस में क्या होगा, तो यहां से लिख दो 20 ओम के केस में कि IBL जो उधर लग रहा है और इधर फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लिखा जाता है, म्यू mg के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो म्यू की वैल्यू यहां से निकल के आएगी IBL डिवाइडेड बाई में mg बन जाएगा। आई की वैल्यू बोलो, करंट कितनी फ्लो कर रही है, तो करंट तो बताया ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं बताया है तो यहां से निकाल लेंगे, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई में बन जाएगा R कितना है 20, तो 6/20 बन जाएगा, ये 3/10 लिख लो, 3/10, ये हो गई I की वैल्यू। B की वैल्यू बोलो, तो B दिया गया 0.8, L की वैल्यू, L दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई में M, मास कितना दिया गया है, ये ऐसा दिया गया 10 ग्राम, 10 ग्राम तो 10 किलोग्राम में बदल लो, और यहां G की वैल्यू कितनी, कुछ नहीं दिया गया, 10 रख लो, सॉल्व कर लो इससे, यहां से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.12 निकल आएगी। कितना इजी है, IBL sin थीटा को म्यू mg के बराबर करना है। ये क्या होता है, अगर नहीं पता तो देखो, फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिखी जाती है म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल फोर्स को हम लिखते हैं mg के बराबर। ठीक है, ये हो गया। अगला, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, टू कंडक्टिंग रेल्स इन द ड्राइंग आर टिल्टेड कह रहे हैं कि अपवर्ड, सो दे मेक एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, द वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 0.05 टेस्ला, 0.2 किलोग्राम एल्यूमिनियम रॉड, मतलब किलोग्राम एल्यूमिनियम रॉड 2 मीटर लेंथ है इसकी, विदाउट फ्रिक्शन ये स्लिप कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था, एफ नेट इसके ऊपर कितना लगना चाहिए, 0। एफ नेट का मतलब है कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इसके ऊपर mg का जो भी कंपोनेंट आ रहा होगा वो किसके बराबर कर दिया जाएगा, इस f के मैग्नीट्यूड के। तो एक काम करते हैं, यहां पर ऐसा बनाओ इसका व्यू, क्योंकि हम अभी इससे 3D में तो इधर देख नहीं पाएंगे, तो यहां पर मान लेते हैं कि ये हमारे पास वायर दिया गया है, जो वायर है मान लेते हैं ये P है, क्यों, तो PQ वायर दिया गया है, इसमें क्या है, करंट जो I है वो कमिंग आउट है, मान लेते हैं वो कमिंग आउट है, क्योंकि करंट कहां जाएगी, इधर से देखो, तो करंट इधर से देखेंगे तो इस पे फोर्स लगना चाहिए ऊपर की तरफ, और इधर लगेगा mg नीचे की तरफ, तो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, f का उधर कंपोनेंट आएगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो dl क्रॉस b ऊपर, dl क्रॉस b ऊपर आएगा, तो वही है। इधर साइड से देख रहे हैं तो ये इसमें करंट बाहर की तरफ आ रही, तो इधर से करंट जाएगी तो इसमें बाहर से आएगी ना, तो इधर से खड़े होकर के देख रहे हैं, ये एंगल कितना होगा, 37 ऑफ कोर्स बनेगा, और यहां पर mg लिखेंगे हम, तो mg कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड mg लगेगा, तो उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, कौन सा, mg sin 37 डिग्री बनेगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, देखो इधर लगेगा, चेक कर लो एक बार। dl कहाँ, dl है हमारे पास बाहर की तरफ आता हुआ, dl बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो dl बाहर की तरफ आ रहा, b कहाँ है, तो b देखो इधर से जब खड़े होकर के देखेंगे b ऊपर की तरफ आएगा, तो dl इधर है b ऊपर है, तो dl आप लोगों की तरफ b ऊपर की तरफ, थंब कहां जाएगा, राइट साइड में, इसका मतलब इस पर जो f लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, तो f के कंपोनेंट तो अब लेने पड़ेंगे, कैसे, ये तो fm हमारे पास लगेगा, इसका कंपोनेंट ले लो, तो ये कंपोनेंट हमें चाहिए, ये अगर इसके बराबर हो जाए आराम से स्लिप करेगा, ये बढ़िया से नीचे चला जाएगा, तो यहां पर ये जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 37 डिग्री, सही है ना, तो अगर ये 37 डिग्री होगा तो देखो ये भी 37 डिग्री होगा, तो f का 37 कंपोनेंट लो cos, तो IBL जो बनेगा उसमें cos थीटा लिखा जाएगा, और वो किसके बराबर लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा mg sin थीटा के बराबर। ठीक है, अब इसमें से कहा गया है करंट की वैल्यू, तो करंट की वैल्यू निकाल लो, I इज इक्वल टू बन जाएगा mg sin थीटा डिवाइडेड बाई, यहां पर लिखेंगे, ऐसे लिखो mg sin थीटा को छोड़ो बाद में लिखेंगे, इधर लिख देते हैं BL, B
इंटू में एल, इधर बन जाएगा tan थीटा, tan थीटा का मतलब tan 37 डिग्री। m कितना दिया गया, आप वापस आओ वैल्यूज लिखो, तो m दिया गया है 0.2, g की वैल्यू 10 लिख लो, b की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.05, इंटू में l की वैल्यू कितनी है, तो लेंथ कितनी दे रखी 2 मीटर। tan 37 क्या होता है, तो tan का ये वाला तो एंगल याद ही होगा, 37 लिखा जाता है, तो उसके इसमें ये 3 और ये 4 होता है और ये 5 लिखा जाता है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 3/4 निकल के आएगा। इसी को सॉल्व कर देना, तो देखो क्या बनेगा, ये यहाँ से इसे लिख सकते हैं 0.1, देखो 2 से 2 कैंसिल करवा दो, इसका पॉइंट हटाएंगे 2 0 ऊपर बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर एक 0 पहले सा 2 0 बढ़ा दो, यहाँ पर बन जाएगा 5, इंटू में बनेगा 3/4। तो अगर हम इसे कैंसिल करवा देते हैं, पॉइंट हटाओ, इसका एक 0 काट दो, तो ये बन जाएगा 20 इंटू में 3/4 बनेगा, ये बन जाएगा 5 इंटू में 3, तो ये बन जाएगा 15 एम्पियर करंट फ्लो करेगी इसके अंदर। तो यहाँ पर मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट अब इन्वॉल्व होना शुरू हो गए हैं, जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चलेगा तब तक ये इन्वॉल्व होंगे, EMI AC तक ये लगातार इन्वॉल्व होते रहेंगे। तो अगर मैकेनिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया है तो चलेंगी चीजें, ठीक है, इजिली। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे हैं इन फिगर द बार AC हैज अ मास, AC का मास दिया 50 ग्राम, AC का मास दिया 50 ग्राम, स्लाइड्स फ्रिक्शनलेसली ऑन मेटल स्ट्रिप, फ्रिक्शन नहीं है, 50 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर अपार्ट है, एज एज है। बी वाई दे रखा, देखो मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्ट वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, मतलब डाउनवर्ड है, ठीक है, डाउनवर्ड का मतलब ये ऐसे है, तो इसमें इधर की तरफ, नीचे की तरफ है। अगला है हाउ मच मस्ट आई बी ऑफ द रॉड इज टू मेंटेन मोशनलेस, नेग्लेक्ट द साइट ओवरहैंग ऑफ द रॉड। इसका मतलब समझो, पहले ये समझाते हैं। कह रहे हैं कि जो किनारे किनारे निकले हुए छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको हटा दो, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये स्टेशनरी रहे, इसकी कंडीशन क्या होगी, तो स्टेशनरी रहने की कंडीशन यही है कि इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स क्या लगेगा, mg साइन थीटा, थीटा मतलब 37, यही तो बनेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा तो इधर आएगा कंपोनेंट, और इसमें जो फोर्स लगेगा वो कहां लग रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, करंट किधर की तरफ फ्लो करेगी, तो देखो करंट इधर से फ्लो करेगी, इसमें इधर की तरफ, ये करंट की डायरेक्शन है, तो dl क्रॉस b कहां होगा, ये देखो dl इस तरफ है, क्रॉस b नीचे की तरफ, तो इस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, तो इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, लेकिन फोर्स का कंपोनेंट कौन सा लिया जाएगा, तो इसको ऐसे समझते हैं। सपोज हम ये वाला व्यू बनाते हैं इस बार, और यहां पर ये वायर है, ठीक है, वायर में करंट आई बाहर की तरफ आ रही है, आउट, करंट आई आउट डायरेक्शन में है, इस पर एक फोर्स लग रहा है जिसको हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, mg साइन 37 डिग्री, और ये लिखा गया है 37 का एंगल, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, तो dl क्रॉस b लगता है ना, तो ये डायरेक्शन है b की डायरेक्शन है, तो dl आएगा आप लोगों की तरफ, dl आएगा आप लोगों की तरफ, dl क्रॉस b तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो dl क्रॉस b तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, ये fm होगा, तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएं, तो क्या होगा, यहां से देखो ये जो वैल्यू लिखी जाएगी, ये इसका f है, ये 37, तो ये वाला भी 37 बनेगा, तो ये बन जाएगा f cos 37, तो mg sin 37 की वैल्यू लिखी जाएगी ibl cos 37 के बराबर लिखी जाएगी, ठीक है। इसी को सॉल्व कर दो, करंट की वैल्यू बताना क्या है, हाउ मच आई की वैल्यू बताना, तो आई की वैल्यू यहां से निकाल लो, क्या बनेगा, यहां से बन जाएगा mg डिवाइडेड बाई में ibl इंटू में बन जाएगा tan की वैल्यू कितनी बनी थी, 3/4 बनी थी। इसी को सॉल्व कर दो, m कितना दिया गया है 50 ग्राम, किलोग्राम में बदल लो, g की वैल्यू 10 है, यहां पर i की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो i की वैल्यू यहां पर नहीं आएगी, i तो हम निकाल रहे हैं ना, तो यहां पर ये सिर्फ bl रहेगा, तो ये हो जाएगा bba दिया गया है 0.02 टेस्ला, इंटू में लेंथ कितनी 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर इंटू में बन जाएगा 3/4 बनेगा। इसी को सॉल्व कर दो, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, कितना मिल जाएगा, यहां से देखो ये मिलेगा 50, ऐसे लिखते हैं 50, कुछ कैंसिल होता दिख रहा है उसे कर दो पहले, ये पॉइंट यहां से हटाओ, इधर 0 बढ़ा लो,
ये पॉइंट हटाओ, यहां से 0 बढ़ाओ, 2 0, तो 2 0 इधर बढ़ा लो। अब क्या बनेगा, यहां बनेगा 5 2 10, तो ये बन जाएगा 5 और ये 2 10 बन जाएगा। 10 बनेगा तो इसका एक 0 हटा देते हैं, सही है। तो यहां पर बन जाएगा देखो 50 × में बन जाएगा 3 0 0 0, एक और 0 बनेगा, पावर 3 है ही, उन 3 पावर को इससे कैंसिल करवा दो, 5 × 3 बन जाएगा और डिवाइडेड बाई में यहां बन जाएगा 4, 5 3 15 डिवाइडेड बाई 4, सॉल्व कर दो ये, तो 75/2 बनेगा। 75/2 का मतलब होता है 37.5 बन जाएगा। तो इतनी एम्पियर की करंट यहां पर फ्लो करेगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा है, होमवर्क के जैसा कर सकते थे, ये वाला क्वेश्चन और वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये होमवर्क जैसा है, होमवर्क कर सकते हैं इसे। कुछ हिंट देखो क्या है। क्वेश्चन दिया गया है, फिगर शोज हॉरिजॉन्टल वायर mn ऑफ लेंथ l, ये लेंथ l दे रखी है mn की, यहां पर l लेंथ है, ये is placed, मास m दिया गया, is placed in a magnetic field B, the ends of the wire are bent, ठीक है, dipped in 2 balls containing Hg which are connected to an external circuit as shown in figure, ठीक है। If the key is pressed for the short time delta t टाइम के लिए अगर हम इसे बंद कर देते हैं, इस की को बंद कर दो for delta time t, Q suddenly flows in the circuit, find the maximum height above initial level of wire mn will jump, कितना जंप करेगा। तो यहां पर फोर्स लगेगा लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए लगेगा, ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगता है, तो वो इंपल्स के फॉर्म में हम लिखते हैं। कैसे इंपल्स कैसे लिखा जाता है, f डेल्टा t लिखा जाता है। तो f डेल्टा t बन जाएगा, यहां से डेल t लिख लो, f डेल t इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ये क्या होगा, पहले 0 था बाद में इतना हो गया, ऐसा लिखना चाहो तो लिख लो, पहले था 0 अब हो गया इतना, और इसको किसके बराबर कर सकते हैं, मान लेते हैं v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ चला, ये क्या है, फोर्स इनटू डेल्टा t, ये है इंपल्स, और या फिर ऐसे कहना चाहो तो चेंज इन इंपल्स, और याद होगा फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, तो चेंज इन इंपल्स किसके बराबर होता है, वो मोमेंटम के बराबर होता है, तो मोमेंटम के बराबर कर दिया। यहां से f की वैल्यू क्या निकल के आएगी, I BL डेल t इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, m इंटू में v लिख सकते हैं। तो यहां से v की वैल्यू बता दो कितनी आएगी, तो v इज इक्वल टू यहां से लिखा जा सकता है IBL डेल t और डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिखा जाएगा m, ये हमारे पास v निकल के आ जाएगा। और अगर ये v की वैल्यू निकल के आएगी तो क्या लिख सकते हैं, इसे लिख पाएंगे, यहां से देखो ये वैल्यू बन जाएगी इधर, h जो बनेगा वो क्या, h की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, v² डिवाइडेड बाई में 2g लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। अगर 0 हाइट मतलब 0 वेलोसिटी पहले थी, बाद में वेलोसिटी v हुई, तो अधिकतम कितनी डिस्टेंस तक जाएगा ऊपर की साइड, वो जाएगा v² बाई 2g। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो यहां से लगा लो v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gh, ऐसा लिखते हैं। तो अगर ऐसा लिखेंगे तो उस केस में क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 कर देते हैं, तो उस केस में यहां से h निकल के आएगा u² डिवाइडेड बाई में 2g, यही तो बनेगा, तो वही लिखा है यहां पर। अब क्या करना है, यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। एक काम करो, इस वैल्यू को तो पुट करेंगे लेकिन यहां पर जो I डेल्टा t है इसको हटा दो, नहीं सही लग रहा है, क्योंकि वहां आंसर में भी I डेल्टा t नहीं होगा, या फिर जिस टर्म में आंसर लिखा गया होगा, कह रहे हैं चार्ज क्यों फ्लो करता है, तो चार्ज क्यों के टर्म में लिखना होगा, करंट है नहीं, तो यहां पर लिख देते हैं B, यहां पर लिखा जाएगा L, और I डेल्टा t को लिख देते हैं Q डिवाइडेड बाई में M बन जाएगा। यहां पर वैल्यू पुट करो v का स्क्वायर, तो बन जाएगा b² L² Q² डिवाइडेड बाई में बन जाएगा m², ठीक है। और यहां क्या लिखा गया है, 2g लिखा गया है, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी h की b² L² Q² डिवाइडेड बाई में m², 2g निकल के आएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो जब भी अभी कैसे क्वेश्चन करने हो तो उसमें ध्यान रखना, अगर फोर्स लग रहा बहुत कम टाइम के लिए लग रहा है तो वहां पर इंपल्स जनरेट होगा, और इंपल्स क्या करेगा, इसे ऊपर की तरफ उठाएगा, और कितना उठा सकता है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से फार्मूला लगा देंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, और सॉल्व कर देंगे, रिजल्ट निकल के आ जाएंगे। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने एक बात किया कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए यहाँ पर, साथ में हम लोगों ने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व किए, यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल पढ़ा, ये राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, लेकिन बताया कि अगर इन सबसे ना निकालना हो तो डीएल क्रॉस बी से डायरेक्शन निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। यहाँ पर हम लोगों ने फार्मूला पूरा कंप्लीट डेराइव किया
यहां पर देखा कि ये फोर्स लगता क्यों है, और ये सारे पॉइंट्स थे जिनको हम लोगों ने कवर किया। तो इस क्लास में हमारा ये कंसर्न था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स कितना काम करता है। तो रिजल्ट निकल के आया IBL sin थीटा होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर, ठीक है, याद रहना चाहिए। ये क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई लूप होता है, करंट कैरिंग लूप होता है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स तो जीरो लगता है लेकिन टॉर्क की वैल्यू नेट जीरो नहीं होती। इन दैट केस वो रोटेट करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो वहां पर हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर कैसे बनाया जाता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।